नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे हम मिक्स टेस्ट लेंगे जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत और गणित ये पांचों सब्जेक्ट से आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको करना क्या है कि सारा प्रश्न को आपको जवाब पहले खुद से देना है और लास्ट में आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को जांचिए दोस्तों कि हम इतना प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाल, बी में लिखा हुआ है नीला, और सी में लिखा हुआ है पीला, और डी में लिखा हुआ है नारंगी। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीला का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसी के कारण दोस्तों आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसमें पूछा गया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अवतल लेंस, बी में लिखा हुआ है उत्तल लेंस, सी में लिखा हुआ है अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस, यहाँ पे देखिए डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन में ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे प्रश्न में पूछ दे कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो उत्तल लेंस जो है अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। तीसरा नंबर, इसमें पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अमीबा में, बी में लिखा हुआ ईस्ट में, और सी में लिखा हुआ प्लेज्मोडियम में, यहाँ पर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें पूछा गया है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कोशिका, बी में लिखा है उत्तक, सी में लिखा है केंद्रक, और डी में लिखा है इनमें सभी। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विभवांतर का, अब यहाँ बी में लिखा है धारा का, और सी में लिखा है ताप का, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, तो ताप का मान जो है अचर होता है ओम के नियम में। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, इसमें पूछा गया है कि तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कैंडेला में, और बी में लिखा हुआ है जूल में, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा है एम्पियर में, और डी में लिखा है एंगस्ट्रॉम में। तो इसमें आपको बताना है कि तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है तरंगदैर्घ्य को। ठीक है, ऑप्शन में है जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? ऑप्शन ए में लिखा है कोर्निया, बी में लिखा है रेटिना, और सी में लिखा है परितारिका, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है पुतली। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो परितारिका जो होता है ये रंगीन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेत्र का कौन सा भाग नेत्र दान में दिया जाता है, तो कोर्निया को नेत्र दान में दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए में लिखा है ऑक्सीजन, बी में लिखा है नाइट्रोजन, और सी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में लिखा है हाइड्रोजन। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि ग्रीन हाउस गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, केमिकल फार्मूला क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर, ये प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस
कितने प्रतिशत पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 0.3%, बी में लिखा है 0.03%, सी में लिखा हुआ है 0.003%, यहाँ पे डी में लिखा है 0.04%। तो आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, ठीक है। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। ये दोनों भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ऑप्शन ए में लिखा है गर्भाशय में, बी में लिखा है फ्लोपियन नलिका में, और सी में लिखा है योनि में, और डी में लिखा हुआ है ग्रीवा में। तो आपको इसमें बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वृद्धि हार्मोन, बी में लिखा हुआ है थायरोक्सिन, और सी में लिखा हुआ इंसुलिन, और डी में लिखा हुआ है एंड्रोजन। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन निकलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 12 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्व रेलवे क्षेत्र, और बी में लिखा हुआ है पश्चिम रेलवे क्षेत्र, सी में लिखा है दक्षिण रेलवे क्षेत्र, और डी में लिखा हुआ है उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो इस प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है, ठीक है बाबू। ऑप्शन में यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, यानी कि रबी फसल जो है किन महीनों में रोपी जाती है, आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मार्च अप्रैल, बी में लिखा हुआ है जून जुलाई, सी में लिखा है अक्टूबर नवंबर, और डी में लिखा हुआ है जनवरी फरवरी। तो आपको इसमें बताना है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रबी फसल किन महीनों में काटी जाती है, तो फरवरी मार्च में काटी जाती है, आपको ध्यान में रखना है। और रबी फसल के उदाहरण क्या क्या है, तो जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, ये सब रबी फसल का उदाहरण है। ये भी आपको याद रखना है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 14 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्न में कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है मगरमच्छ, और बी में लिखा हुआ हवेल, यहाँ पे देखिए सी में लिखा है कछुआ, और डी में लिखा है डॉल्फिन। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि निम्न में कौन जीव जो है केवल भारत में पाया जाता है, तो डॉल्फिन जो है दोस्तों ये केवल भारत में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में डी जो होगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 17 मार्च, बी में लिखा हुआ है 15 मार्च, और सी में लिखा हुआ 19 अप्रैल, और डी में लिखा हुआ 22 अप्रैल। तो इसमें आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तब 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखें, और लास्ट में 40 में से कितना प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ईमानदारी पूर्वक हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। देखिए इसमें पूछा गया है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है दरभंगा, बी में लिखा हुआ है भागलपुर, और सी में लिखा हुआ है बेगूसराय, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर। तो आपको इसमें बताना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें पूछा गया है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है मुंगेर, बी में लिखा है नालंदा, सी में लिखा है पटना, और डी में लिखा हुआ है नवादा। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
18 नंबर इसमें पूछा गया है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। ऑप्शन ए में लिखा है सिवान, बी में लिखा है पूर्वी चंपारण और सी में लिखा हुआ है पूर्णिया और डी में लिखा हुआ मुजफ्फरपुर। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है बाबू, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पूछा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है गोवा और सी में लिखा है दिल्ली और डी में लिखा है मुंबई। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछ दे कि भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो अधिक गोवा का है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर। पूछा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक और बी में लिखा हो 1 जुलाई से 30 जून तक और सी में लिखा हो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में लिखा हुआ 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इस प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। इसमें पूछा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1984, बी में लिखा हुआ है 1986 और सी में लिखा हुआ है 1968 और यहाँ पे डी में लिखा 1976। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ, तो 1986 ईस्वी में लागू हुआ भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है चेक, बी में लिखा हुआ है बैंक ड्राफ्ट और सी में लिखा हुआ एटीएम कार्ड और डी में लिखा हुआ है मिश्रित मुद्रा। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है तो एटीएम कार्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। इसमें पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है श्रीनिवास, बी में लिखा है सुजाता और सी में लिखा है सावरदैया और डी में लिखा हुआ है सात कुड़ी होता। पहले आप इसका खुद से जवाब दीजिए, इसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। देखिए पूछा गया है, सारे प्रश्न को आपको जवाब पहले खुद से लगाइए बाबू, अपनी तैयारी को जांचिए कि हम कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें बताना है आपको कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, तो सावरदैया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे जब पूछ दे कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो कौन है, तो माँ है और सीता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। इसमें पूछा गया है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। ऑप्शन ए में लिखा है कोलकाता में, बी में लिखा है लखनऊ में, सी में लिखा है सूरत में और डी में लिखा है पटना में। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो कोलकाता में कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। पूछा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1823 ईस्वी में, बी में लिखा 1824 ईस्वी में, सी में लिखा 1825 ईस्वी में और डी में लिखा 1826 ईस्वी में। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और जब आपसे पूछ दे कि मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर का निधन हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना कि मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मुलर का निधन हुआ था। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 26 नंबर। इसमें पूछा गया है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है।
देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है छात्री, बी में लिखा हुआ है छात्रीय और सी में लिखा है छात्रानी, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है छात्रा। तो इसमें आपको बताना है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो देखिए बाबू, अगर जो आप बॉय हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, छात्र कहा जाएगा, ठीक है। अगर जो आप गर्ल हैं तो आपको छात्रा कहा जाएगा, ठीक। तो देखिए आप प्रश्न में क्या पूछा गया है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो छात्रा हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, ऑप्शन में डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है दिन रात परिश्रम करना, बी में लिखा है हानि होना, सी में लिखा है दिन रात सोना और डी में लिखा है खूब उन्नति करना। तो इसमें आपको बताना है, मुहावरा बताना है। पूछा गया आपसे मुहावरा कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो खूब उन्नति करना, ठीक है। ऑप्शन में है डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं 28 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है, ठीक है बाबू। पूछा गया इसमें कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है ओष्ठ और बी में लिखा हुआ है तालु और देखिए सी में लिखा है मृदा और डी में लिखा हुआ है कंठ। तो इसमें आपको बताना है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, ठीक है। ऑप्शन में है डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए कैसे यहाँ ग का उच्चारण स्थान पूछा गया, तो बोलिए ग, तो क्या कंठ से आप बोल रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ये भी याद रखिएगा जिससे आपको क मिल जाए, क हो जाए, ख हो जाए, ग हो जाए, इसके बाद घ हो जाए, ड़ हो जाए और एक और होता है अ होता है, एक आ होता है, ठीक है। ये सब अक्षर का अगर जो आपको उच्चारण स्थान पूछे तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, ठीक है। क हो जाए, ख, ग, घ, ड़, अ हो जाए, आ हो जाए, इस सभी अक्षरों का जो उच्चारण स्थान होगा क्या होगा, कंठ होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1905 ईस्वी में और बी में लिखा है 1907 ईस्वी में, यहाँ पे सी में लिखा है 1909 ईस्वी में और डी में लिखा है 1911 ईस्वी में। तो इसमें आपको बताना है बाबू, जो पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। देखिए 30 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। भारत में किन महान परंपरा को सुनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शास्त्रों को, बी में लिखा हुआ है शास्त्र को और डी में लिखा है लोभ को और सी में लिखा हुआ है कलह को। तो इसमें आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा गया आपसे इसमें कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रामनगर में, बी में लिखा है टंकारा में, सी में लिखा है अयोध्या में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकारा गांव में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और टंकारा कौन सा राज्य में है, तो गुजरात में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 32 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। ऑप्शन ए में लिखा है 15, बी में लिखा है 16 और सी में लिखा है 18 और डी में लिखा है 20। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है, तो 16 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। इसमें पूछा गया है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पाटल और बी में लिखा हुआ है पतन, बी में क्या लिखा हुआ है पतन और सी में लिखा हुआ है पटल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ, तो पतन से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर। इसमें पूछा गया है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आत्मा, बी में लिखा हुआ है शरीर और सी में लिखा है देव और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है राक्षस। तो इसमें आपको बताना है बाबू कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है, तो आत्मा विद्वान है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है काव्य दर्शन, बी में लिखा है दर्शन शास्त्र, और सी में लिखा हुआ है वेद, और डी में लिखा हुआ है पुराण। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र के। ठीक है, ऑप्शन में है बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाँ, बी में लिखा है नहीं, और सी में लिखा हुआ है कहा नहीं जा सकता है, और डी में लिखा हुआ है ए और बी दोनों। तो देखिए इसको आपको सोल्व कैसे करना है। देखिए एक फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर जो आपको याद नहीं है तो a + b होता है, और इंटू में क्या होता है a - b होता है। ठीक है, और इसके बराबर में हमारा फार्मूला क्या होता है a² - b² होता है। ठीक है, यही फार्मूला पर हम इसको रखते हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ इसको हम a मान लेते हैं, और √3 लिखा हुआ इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। अगर जो हम फार्मूला को यहाँ पर 3 को a मान लिए, √3 को यहाँ पर b मान लिए, तो यहाँ पर a की जगह पर हम 3 स्क्वायर करेंगे ना, माइनस अब b की जगह पर कितना है √3 है, तो √3 के यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 9, और देखिए स्क्वायर √ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे 3 बचेगा, यानी यहाँ से घटाइएगा 9 में से 3 जाएगा तो कितना 6 बचेगा। और 6 जो है हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 6 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। इसमें पूछा गया है 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक है। देखिए विवेचक निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है b² माइनस में क्या होता है 4ac होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो हमारा x² के साथ कोफिशिएंट आता है वो a होता है, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा b होता है, और कांस्टेंट में ये हमारा c होता है। तो देखिए b हमारा कितना है 2, तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और माइनस यहाँ पे 4 लिख लेंगे। और देखिए a हमारा कितना है 3 है, और c कितना है -1 है, तो दोनों को गुना करेंगे 3 × -1 तो कितना -3 हो जाएगा, यानी कि ac के जगह पर हम कितना लिख लेंगे -3, तो यहाँ पे -3 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 4 × 12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, तो 4 × 12 हो जाएगा, और 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 16 लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये विवेचक का जो सूत्र है आपको याद रखना है b² - 4ac। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 34 नंबर। इसमें पूछा गया है कि आंकड़े आपको दिया हुआ है और का परिसर निकाले पूछा हुआ है। तो जब आपको परिसर निकालने के लिए कहेगा तो आपको उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करना है, आपका परिसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले उच्च सीमा, तो उच्च सीमा मतलब क्या, सबसे बड़ी संख्या को चूज करना है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 7 है, और माइनस अब निम्न सीमा मतलब क्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब घटा दीजिए तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 sin 2θ का मान ज्ञात करें। देखिए इसको आपको सोल्व किस तरह से करना है। आपको यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया गया है, तो आपको यहाँ से पूछा गया कि 2 cos 2θ का मान ज्ञात करें। तो देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो यहाँ से अगर जो हम 2θ बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर बाबू यहाँ से 30 डिग्री था, तो 2θ बराबर कितना 60 डिग्री हो जाएगा। और आपसे प्रश्न में पूछा गया कि 2 cos 2θ का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर 2 cos θ लिख लेते हैं। अब देखिए 2θ बराबर हम कितना 60 डिग्री लाएं, तो यहाँ पे 60 डिग्री हम लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे इंटू लिख लेते हैं, और cos 60 डिग्री का जो हमारा मान होता है कितना होता है 1/2 होता है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा केवल 1, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है 1,1, बी में लिखा है -1,1, या सी में लिखा है 0,0, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो 0,0 जो है मूल बिंदु का नियामक है। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर आपको हम
40 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 40 में से कितना प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इसका कमेंट में आप हमारा ज़रूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि हमें पता चल सके कि आपका तैयारी कितना हुआ और कितना बाकी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।